दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दिन था। सुप्रीम कोर्ट में कई साल से बंद शरजील इस्लाम और उनके जो साथी हैं, उनको आज जमानत मिलने की उम्मीद थी, उमर खालिद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन दोनों को जमानत देने से मना कर दिया और साथ में इस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले 1 साल तक ये जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट इनसे नाराज क्यों हुआ, उमर खालिद और शरजील इस्लाम से? आज के इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में क्या-क्या हुआ। दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उसके आरोपी हैं शरजील इस्लाम और उमर खालिद। दोनों आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं, कोर्ट का ऐसा मानना है, वो न सिर्फ अलग हैं बल्कि गंभीर भी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो अन्य आरोपी हैं, उनको तो जमानत दे दी, लेकिन शरजील इस्लाम और उमर खालिद, इन दोनों को जमानत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि दिल्ली दंगों की साजिश में शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका ज्यादा रही है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जैसे ही गवाहों की जांच पूरी हो जाती है या फिर अधिकतम 1 साल के भीतर दोनों आरोपी निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से यह भी कहा कि वह इस आदेश से प्रभावित हुए बिना अपने स्तर से मामले की जांच करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो अन्य आरोपी थे, गुलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, सादाब अहमद के जो लगातार कारावास हैं, उसको जरूरी नहीं माना और उनकी जो जमानत थी, याचिका लगाई गई थी, उसको मंजूर कर दिया। हम आज के इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इनकी कौन सी ऐसी जो पॉइंट थे, किस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट इनसे खफा था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इस्लाम और उमर खालिद दोनों को जमानत देने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो पेश हुए और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जो आरोपी हैं उमर खालिद और शरजील इस्लाम, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनी सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लहरा, बहुत सारे लोग सुनने के बाद अदालत ने 10 दिसंबर को अपना जो फैसला था वो सुरक्षित रखा था। उमर खालिद, शरजील इस्लाम और बाकी जो लोग हैं, उनके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन पर दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। आपको बताएं कि सीएए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन के बीच जो हिंसा भड़की थी, इसमें पूर्वी दिल्ली इलाके में करीब 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस की चार्जशीट कहती है कि दंगे, आगजनी और गैर कानूनी सभा के 695 मामले दर्ज किए गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट की फैसले वाले 85 मामलों को देखा, जिसमें से 68 बरी हो गए, 80% मतलब 80% लोग बरी हो गए और 16 में सजा, करीब 20% लोगों को सजा हुई। 625 मामलों में 47 लोगों को अब तक दोषी ठहराया गया है, जबकि 183 लोगों को बरी कर दिया गया है। 1738 लोग जमानत पर हैं, जबकि 108 लोग आज की तारीख में भी जेल के भीतर हैं। जो सबसे बड़ा मामला था उमर खालिद और शरजील इस्लाम का, इनको जमानत की उम्मीद थी, आज उम्मीद थी कि इन दोनों को जमानत मिल जाएगी,
लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 5 को तो जमानत दे दी, लेकिन इन दोनों को जमानत देने से साफ तौर पर मना कर दिया। कहा कि इनका जो अपराध है, इनकी जो साजिश है, वो जमानत के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि निचली अदालत में 1 साल के बाद या 1 साल के भीतर आप जो है अपनी जमानत जो है वो दाखिल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत को इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है इस आदेश से, वो अपने स्तर से मामले को देख सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इनकी जमानत हुई क्यों नहीं। दरअसल कोर्ट ने पाया कि जमानत के लिए जो आवेदन दायर किए जाते हैं, आवेदन जो दायर किए गए, उससे पता चला कि सभी आवेदक दोष सिद्धि के मामले में समान स्तर पर नहीं है। एक दूसरा पॉइंट कोर्ट ने रखा कि यह मानने के लिए उचित व सही आधार है कि अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत परिभाषित आतंकी कृत्य है। अभियोजन की जटिलता, इस्तेमाल किए गए सबूतों की प्रकृति और कार्रवाई को देखते हुए इस समय जमानत देना ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल टिप्पणी थी 10 दिसंबर को, जो फैसला उनकी तरफ से रिजर्व किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित तौर पर साजिश में शामिल सामग्री योजना बनाने, लामबंदी करने और रणनीति बनाने का संकेत देती है, जो छोटे मोटे कारनामों से कहीं अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे काम जो समाज के जीवन के लिए जरूरी आपूर्ति या सेवाओं में बाधा बनते हैं, साथ ही ऐसे काम जो देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, यह इस बात को दिखाता है कि संसद यह मानती है कि संपर्क के जरिए संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 21 में निहित स्वतंत्रता के मूलभूत महत्व हैं और कोई भी संवैधानिक कोर्ट दोष होने से पहले स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की गंभीरता को अनदेखा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ संविधान केवल स्वतंत्रता, समुदाय की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता को ही अनिवार्य नहीं मानता है। अभियोजन पक्ष के मामले में उभरने वाली हिस्सेदारी के कारण कोर्ट को हर एक आवेदन का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से करना होगा, न कि समानता के आधार पर आगे बढ़ना होगा। सभी आरोपियों के साथ एक तरह का व्यवहार करने से मुकदमे से पहले की हिरासत को व्यक्तिगत परिस्थितियों से अलग क्षमता तंत्र में बदलने का खतरा बन सकता है। ये सब तर्क कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए। स्वतंत्रता का आह्वान तब किया जाता है जब यह सिद्ध हो जाए कि निरंतर हिरासत कानून द्वारा मान्य वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी नहीं है। कोर्ट को स्वतंत्रता को बहाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि सुरक्षा करने वाली कड़ी शर्तें यहां पर लागू हों। इसको लेकर के जो मीडिया है उसमें आज की तारीख में खूब चर्चा है कि आखिर शरजील इस्लाम और उमर खालिद, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी। अगर बाकी को बेल दिया तो इनको बेल क्यों नहीं दी। आखिर उस चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई है। इस पर लंबी बहस चल रही है, क्योंकि जो वकील हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे लोग मानते थे कि उमर खालिद और शरजील इस्लाम की बेल होनी चाहिए। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जेल जो है एक्सेप्शनल है और बेल जो है उसका अधिकार है, यानी राइट है। फिर बेल क्यों नहीं दी जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।